एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके कंटेंट से भी रिलेटेड और पेडागोजी से भी रिलेटेड, दोनों रिलेटेड, जो कि काफ़ी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, हम उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आज का ये पहला प्रश्न, और आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे कि एक, जैसे अभी जो हाल ही में पेपर हुआ था सीटेट का, तो वहाँ से आपके बर्ड से रिलेटेड, क्योंकि आप एक सब थीम पढ़ते हो, यानी उप थीम पढ़ते हो, और वो उप थीम क्या है? तो आपका पशु है। ठीक है, पशु है। और ये उप थीम किस थीम के अंतर्गत आता है? तो ये उप थीम आपका परिवार एवं मित्र, ये आपका एक थीम है, उसके अंतर्गत क्या होता है? तो 4 उप थीम होते हैं, उसमें से एक उप थीम आपका पशु है। उसी के अंतर्गत हम लोग बर्ड को, यानी कि पक्षियों को हम लोग पढ़ते। ठीक है, पक्षियों को पढ़ते। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोग बताएंगे कि पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है घोंसला, उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम क्या है? यानी उस पक्षी का नाम बताना है जिसमें जो नर पक्षी है वो घोंसले का निर्माण करता है, और मादा पक्षी उस घोंसले को देखती है कि मेरे लिए सही है या नहीं, और उसी जो उसे पसंद आता है उसी में वो अंडे देती है। पहला प्रश्न तो आपसे ये भी सीटेट में कई बार पूछा गया है कि घोंसला पक्षी क्यों बनाते हैं? घोंसला क्यों बनाते? क्यों बनाते? क्यों बनाते? तो घोंसला पक्षी जो होते हैं वो अंडे देने के लिए, है ना, अंडे देने के लिए घोंसला बनाते। तो सारा का सारा जो आप घोंसला पढ़ोगे, जो जो चिड़ियाओं ने घोंसला बनाया है, वो मेनली अंडे देने के लिए ही आप देखोगे। तो दर्जन चिड़िया जो घोंसला बनाती है, ये पत्तियों को सिलकर, पत्तियों को सिलकर, है ना, सिलकर, है ना, पत्तियों को ये क्या करती है? सिलकर, सिलकर ये क्या करती है? घोंसला बनाती है। जैसे पत्तियां होंगी ना, जैसे आप लोग सुई के माध्यम से चीजों को सिलते हो, ये लोग पत्तियों को क्या करते हैं? अपनी नुकीली चोंच के द्वारा उस पत्तियों की सिलाई करते हैं, और उसी से ये क्या करते हैं? तो नाम से ही आपको लग रहा होगा दर्जिन, है ना, दर्जी, दर्जी। अब वीवर पक्षी ही में जो नर पक्षी होता है वो घोंसला बनाता है, और मादा पक्षी उनमें से पसंद करती है कि कौन सा घोंसला अच्छा है, और उसी में अंडे देती। तो वो वीवर पक्षी होते। जो कलचिड़ी होता है, कलचिड़ी के जो पक्षी होते हैं वो सड़क के किनारे, सड़क के किनारे, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच, पत्थरों के बीच बीच घोंसला बनाते हैं, है ना, घोंसला बनाते हैं, घोंसला बनाते। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो घोंसला बनाते हैं वो नरम नरम रुई, धागे और पेड़ों की टहनियों से, इन सारी चीजों से ये घोंसला जो है आरामदायक घोंसला बनाते। ठीक है, इन्हें इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है। और दूसरी चीज, इसके विपरीत जो कौवा घोंसला बनाता है, तो वो पेड़ के एकदम ऊंची टहनियों पे बनाता है। वो भी उसके घोंसले कटीले तार, है ना, तारों से बनता है, टहनियों से बनता है, इन सारी चीजों से कौवे जो है घोंसला बनाते। और कौवे का जो घोंसला होता है, तो बनाता तो कौवा है लेकिन अंडे कोयल देती है। ठीक है, वो और नहीं तो कोयल के अंडे को जो कौवा है वो अपना अंडा समझ के सेता है। तो ये सारी चीजें हैं। सकर खोरा ये लटकता, लटकता टहनियों से लटकता हुआ घोंसला, घोंसला बनाता है, लटकता हुआ घोंसला सकरखोरा बनाता है। तो इसका सही जवाब होगा वीवर पक्षी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के लिए
चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया है। निम्न में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? तो देखिए, मैंने कई बार आपसे बताया है कि जो एनसीएफ 2005 है, ये सीधे कहता है कि अपनी कक्षा को, और किस कक्षा को? ईवीएस की कक्षा को बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना, ठीक है। और साथ ही साथ एक शिक्षक को चाहिए, अगर एक ईवीएस शिक्षक है, जैसे आप बनोगे या मैं हूं, तो एक ईवीएस शिक्षक को क्या चाहिए? तो एक ईवीएस शिक्षक को एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए, यानी हर चीजों को एक दूसरे से जोड़कर एकीकृत करके विषय को पढ़ाना चाहिए। हर चीज को जोड़िए, तब जाके बच्चा बेहतर समझ विकसित करेगा। ठीक है, तो अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि कुछ भी पढ़ाना है बच्चों को अनुभव के आधार पे आप पढ़ाइए। तो जब भी आप फील्ड ट्रिप पर ले जाएंगे बच्चों को, तो बच्चों को क्या होगा? अनुभव होगा। बच्चे अपने वास्तविक जीवन से जोड़कर चीजों को क्या करेंगे? समझेंगे। तो जितने शब्द मैंने लिखे हैं, ये शब्द सारे के सारे शब्द आपके पेडागोजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखो, क्यों ले जा रही है शिक्षिका? चिड़ियाघर के जानवरों का नाम याद कराने के लिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, तो भाई सही बात है। अगर शिक्षिका अपनी कक्षा में जानवर थीम पढ़ा रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसने कक्षा में तो बच्चों को पढ़ा दिया, अब बच्चे को वास्तविक जीवन से अनुभव कराएगी। और जानवर सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? तो वो चिड़ियाघर में मिलेंगे। तो इसीलिए बच्चे को वो कहाँ ले गई है? तो क्षेत्र भ्रमण के लिए जू में ले गई है, यानी कि चिड़ियाघर में ले गई। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, प्रक्रिया कौशल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी सही है। प्रक्रिया कौशल में मैंने आपसे कहा था कि कुछ प्रोसेस स्किल होते हैं, जैसे अवलोकन करना, वर्गीकरण करना, पहचान करना, संवेदनशील बनना, ये सब प्रक्रिया कौशल है। तो बच्चा जब तक किसी पशु को देखेगा नहीं, अवलोकन नहीं करेगा, तो उसकी पहचान नहीं कर पाएगा, वर्गीकरण नहीं करेगा, बच्चा प्रश्न नहीं पूछेगा। तो ये सारी चीजें प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देने के लिए भी शिक्षिका ने ये तय किया कि बच्चे को कहाँ ले जाएगी? तो क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाएगी, वो भी कहाँ? चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में विद्यार्थियों के सीखने का आकलन, यानी कि वो ये देखेगी कि चलो ठीक है, शिक्षिका बच्चों को चिड़ियाघर ले गई और बच्चों से क्या की कि कही कि ठीक है बच्चों, सारे जानवरों का अवलोकन करिए और विचार करिए। अब बच्चा सारे जानवरों को चिड़ियाघर में देखेगा, अवलोकन करेगा। फिर शिक्षिका पूछेगी, क्या पूछेगी? भाई जितना बच्चों ने अवलोकन किया है, तो शिक्षिका भी तो आकलन करेगी कि मैं अगर चिड़ियाघर में बच्चों को लेकर के आई हूं, तो बच्चों को लाने के बाद कितना ज्यादा बच्चों ने सीखा है, तो थोड़ा बहुत मैं भी आकलन कर लूं। तो बच्चों ने कितना जानवरों को देखा है, कितना सीखा है, उसका क्या करेगी शिक्षिका? आकलन करेगी। यानी कि सिखाने का यानी सीखने का आकलन करेगी। यानी कि सीखने का आकलन का मतलब कि जब अधिगम खत्म हो जाएगा, अधिगम कब खत्म होगा? जब बच्चे क्या करेंगे? सारा चिड़ियाघर घूम लेंगे। तो देखो, जब भी सीखने के लिए आकलन होता है, तो वो अधिगम के दौरान होता है। जब सीखने का आकलन होगा, तो आपने कितना सीखा है, ये योगात्मक आकलन होगा। तो ये मैं मानती हूं कि योगात्मक आकलन जो होता है, वो अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा के लिए होता है कि भाई आपने कितना सीखा है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जब शिक्षिका बच्चों को कहाँ ले गई है? चिड़ियाघर में ले गई। तो वहां जब अधिगम खत्म हो गया है,
अधिगम खत्म हो गया का मतलब बच्चे ने चिड़ियाघर घूम लिया है। अब रास्ते में जब बच्चे आ रहे हैं तो शिक्षिका चर्चा करेगी और चर्चा के द्वारा ये जानने का प्रयास करेगी कि बच्चे ने क्या है, कितना सीखा है। तो सीखने का आकलन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अधिगम कंप्लीट हो चुका है, यानी चिड़ियाघर बच्चे घूम चुके हैं। उसके बाद जो शिक्षिका होगी वो बच्चे का सीखने का आकलन करेगी कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो आप सीधे कहोगे कि मैम 2, 3, 4 ये परफेक्ट है। अब आप कहोगे मैम ये पहला वाला जवाब गलत क्यों हो गया? तो भाई याद कराना और रोट लर्निंग, रटाना, ये सब निगेटिव टैग होता है। जैसे ही आप लोग देखोगे तो आप सीधे उसे क्या कर देना, गलत कर देना, सीधे उसे गलत। अगला क्वेश्चन, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को जानवर के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। अब देखिए, तो आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। तो भाई शिक्षिका ने क्या किया है, जानवरों के बारे में पढ़ाया है, तो उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहेगी। क्या एक्टिविटी देगी? तो आसपास के विभिन्न जानवरों का नाम लिखने के लिए कहेगी। विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन, ये पॉजिटिव चीज है। हमेशा ये अवलोकन जो होता है ये पॉजिटिव टैग होता है, पॉजिटिव टैग होता है। ठीक है, तो हमेशा मेरे प्यारे बच्चों ये सही होगा। ठीक, तो इसीलिए अवलोकन आपका सही है। अवलोकन के आधार पर जानवरों की श्रेणियों में वर्गीकृत करेगी। तो सही बात है, क्योंकि वर्गीकरण करना और पहचान करना ये सब प्रक्रिया कौशल में आता है। किसमें आता है? प्रक्रिया कौशल में आता है। ठीक है, तो यानी कि ये भी सही है। आसपास के जितने भी आपके जानवरों का नाम है उसे लिखने के लिए कहेगी। अगर यहीं पर याद करने के लिए कह देती तब ये गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर जानवरों के नाम लिखने के लिए कह रही है। जानवरों की परिभाषा जहां पर भी आए आप समझ जाना कि वो निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो कभी भी परिभाषा, रटना, ये सब गलत होता है, ये सब गलत होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि इसमें से कार्य करने, जानवरों के बारे में पढ़ाया। और ध्यान रखिएगा, तो मुझे जहां तक लगता है कि इसमें जो सही है, इनमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो चौथा उपयुक्त नहीं। ये तीनों सही है। आसपास के विभिन्न जानवरों का नाम लिखने के लिए कहेगी शिक्षिका कि भाई अपने आसपास के सभी जानवरों का नाम लिख लीजिए। और अलग अलग जानवरों का कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, जैसे कि गाय रम्हाती है, गाय दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, आसपास बहुत सारे पशु होते हैं, तो उनकी एक्टिविटी का अवलोकन करने के लिए कहेगी। फिर अवलोकन के आधार पर श्रेणियों में बांटने के लिए कहेगी कि बच्चों कौन कौन से जानवर एक जैसे हैं उनको एक साथ रखो, कौन से जानवर विभिन्न हैं उन्हें एक साथ रखो। जैसे कि दूध देने वाले जानवर अलग होते हैं, जैसे गाय होंगे, दूध, भैंस होगी, ये सब घरेलू जानवर हैं। तो शिक्षिका कहेगी कि भाई जो घरों में पाले जाते हैं आप उसको अलग वर्गीकृत करिए, जो जंगलों में पाए जाते हैं उसे अलग वर्गीकृत करिए। तो ये सारी चीजें तो होगा ही होगा, लेकिन परिभाषा याद करना या लिखवाना ये गलत होगा। और क्वेश्चन में निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव कौन है? ये है। तो आप सीधे कहोगे कि मैम ये चौथा है। अब क्वेश्चन क्या है? रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर तक पहचान लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आए कि कथन और आपका कारण, कथन और क्या होता है? कारण, तो हमेशा इसके आगे लिखिएगा क्योंकि। क्या लिखेंगे? क्योंकि, यानी बिकॉज। अगर इसका जवाब आपको मिल रहा है तो ये दोनों कथन और कारण दोनों सही होंगे। अब कथन क्या है? तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर से ही पहचान लेता है। तो गंध से क्यों पहचान लेता है?
क्या जो दूसरी उसकी मादा है कोई गंध निकालती है जिसके माध्यम से वो पहचान लेता है? तो क्योंकि कुछ मादा कीड़े फेरामोन्स छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं, ये बात सही है। तो आप सीधे कहोगे कि दोनों कथन ए और आर सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है, ये सही। बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं बच्चों जिनमें से एक हार्मोन्स फेरोमोन्स होते हैं, जैसे हम लोगों में हार्मोन्स होते हैं तो इनके अंदर फेरोमोन्स निकाला जाता है और उसी की गंध से, है ना, दूसरे जो नर हैं वो पहचान लेते। ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पहले तो मैं 6 थीम लिखवाऊंगी और वो 6 थीम कौन कौन से हैं आप सभी लोग नोट करिए। तो पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा थीम है आपका भोजन यानी कि फूड, है ना, फूड। तीसरा आपका क्या है, यात्रा है। चौथा आपका जल है। पांचवा आपका शेल्टर है यानी कि आश्रय है। और छठा आपका है चीजें जो हम बनाते हैं, चीजें जो हम बनाते हैं या चीजें जो हम करते, चीजें जो हम करते, जो हम करते करते, है ना, करते। तो ये है। अब आप बताइए कि क्या ये 6 थीम में आपका कुछ मिलता जुलता है? तो देखो, जल तो मिलता जुलता है लेकिन आपसी संबंध ये थीम नहीं। भोजन थीम है लेकिन यातायात थीम नहीं है, यात्रा थीम, तो ये भी गलत है। आवास तो थीम है लेकिन वस्तु कैसे कार्य करती है ये थीम नहीं। तो सरासर कथन पहला गलत हो गया। अब कथन दूसरा जो है, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब होते, यानी कि अगर आपसे एग्जामिनर प्रश्न ये करता है कि आखिर एनसीएफ 2005 के माध्यम से जो ईवीएस विषय है वो थीम आधारित क्यों रखा गया है, यानी थीमेटिक क्यों रखा गया है, क्योंकि जो थीम होता है वो बच्चों के चारों तरफ उसके वास्तविक जीवन से जुड़ा रहता है। जैसे भोजन उसके वास्तविक जीवन से जुड़ा है, जल वास्तविक जीवन से जुड़ा है, आश्रय वास्तविक जीवन से जुड़ा है, परिवार वास्तविक जीवन से जुड़ा है, मित्र वास्तविक जीवन से जुड़ा है। ये सारी चीजें उसके वास्तविक जीवन से जुड़ी होती है। तो ये भी आपका सही है, यानी कि कथन एक गलत और कथन दूसरा सही है, यानी कथन एक गलत और दूसरा क्या है, सही है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जाइलम जल और खनिजों को जड़ से पौधे के बाकी हिस्सों में पहुंचाता है और फ्लोएम भोजन के पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो देखो, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या है, ये पत्तियां हैं और ये जड़ है। समझ लो, ये पत्तियां हैं, ये जड़, पत्तियां हैं, ये क्या है, ये आपके जड़। अब ये पत्तियां में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसके माध्यम से ये क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, यानी कि भोजन बनाते हैं। ठीक। अब यहाँ जड़ों से क्या लिया जा रहा है, तो यहीं पर एक कंडक्टिंग, है ना, ये वेस्कुलर सिस्टम होता है जिसे हम जाइलम कहते हैं। जाइलम से हमेशा एक ट्रिक है, जल, जल। तो ध्यान रखना कि इसी जल को जड़ों के माध्यम से, जो जाइलम है वो जड़ों से कहाँ पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। तो जाइलम से हमेशा याद करना जड़। अब पत्तियों ने भोजन बनाया तो एक आपका आया क्या, तो ये हुआ फ्लोएम। फ्लोएम से याद रखना फूड, फ्लोएम से फूड, यानी कि पत्तियों ने जब भोजन का निर्माण किया तो इस भोजन को पौधों के अन्य भाग में पहुंचाने का काम फ्लोएम करती है। तो हमेशा याद रखना, जाइलम से जल और फ्लोएम से आपका फूड, है ना, ये याद रखना, ये ट्रिक है एक तरीके से। तो सही बात है, ये दोनों ही सही है कि जाइलम जल और खनिज को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है और फ्लोएम भोजन को पत्तियों से
पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। यानी कि दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक विद्यार्थी का मूल्यांकन, जिसे हम CCE कहते हैं, करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक EVS शिक्षक EVS में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने विद्यार्थियों का आकलन कर सकता है। तो देखो यहाँ पर आकलन किसका हो रहा है? विद्यार्थियों का आकलन हो रहा है। लेकिन पहला ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षकों का अवलोकन, तो ये तो गलत है। क्या शिक्षक विद्यार्थियों का अवलोकन करके व्यापक मूल्यांकन कर लेगा? व्यापक मूल्यांकन का मतलब ही होता है पूरा व्यापक मूल्यांकन का मतलब ही है क्या? समग्र मूल्यांकन, यानी हर तरीके से समग्र मूल्यांकन, है ना? समग्र मूल्यांकन, ऐसे समग्र मूल्यांकन, यानी पूरा मूल्यांकन, हर पहलुओं का मूल्यांकन। तो देखो, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का व्यापक मूल्यांकन नहीं। एक तरीके से व्यापक में सतत मूल्यांकन, यानी हमेशा मूल्यांकन होता रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी नहीं। गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल नहीं, पोर्टफोलियो क्या होता है कि ये एक तरीके की फाइल होती है जिसमें बच्चे का नाम, उसका व्यक्तिगत जीवन, जैसे उसके पिता का नाम, माता का नाम, वह किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आता है, यहाँ तक कि पूरे वर्ष बच्चे ने क्या क्या जो है पूरे अधिगम के दौरान क्या क्या हासिल किए हैं, क्या बच्चे की कमी है, क्या बच्चे की मजबूती है, बच्चा किस विषय में कमजोर है, किस विषय में तेज है, इन सारे विषय की जानकारी उसके इस फाइल में होती है। जब बच्चा अगली क्लास में जाता है तो जो प्रेजेंट वाली क्लास टीचर होती है वो अगली क्लास टीचर को ये फाइल पकड़ा देती है, जिससे कि जो अगली क्लास टीचर होती है उसको पता चल जाता है बच्चे के बारे में, सारा का सारा उसका मूल्यांकन हो जाता है कि बच्चा किस पृष्ठभूमि से है, क्या नाम है, पिता का नाम क्या है, इसको कोई बीमारी है कि नहीं, आखिर इस कौन सा विषय कमजोर है, कौन सा मजबूत है, ये सारी चीजें। तो वो पोर्टफोलियो होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने देखा कि हम लोगों ने EVS और पेडागोजी के कुछ सवालों को किए। अब आपको यही सब तरीके एग्जामिनेशन में जो है लगाना है, क्योंकि सीटेट नॉलेज का तो चलो ठीक है, नॉलेज के बिना तो कोई परीक्षा होती नहीं, लेकिन सीटेट कुछ टेक्निक का भी खेल है। अगर आपने कुछ टेक्निक यहाँ इस्तेमाल की तो हो सकता है कि आप 130 प्लस नंबर ले आओ। नॉलेज तो आपके पास है ही, लेकिन कुछ टेक्निक है, जैसे कि कुछ एलिमिनेटेड मेथड होते हैं कि कुछ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आप 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद कुछ ऑप्शन निगेटिव होते हैं, आप उसे एलिमिनेट करके हटा देना। तो कुछ जो ऑप्शन बचेंगे उसमें से जो पॉजिटिव आंसर होगा उसे चूज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं चलती हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो जो आपके क्वेश्चंस की टेक्निक की आखिर कैसे सॉल्व करना है, ये सब मैं लेके आती रहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।